कहानी की शुरुआत में हम केडी पाठक को देखते हैं। नहीं, मेरा मतलब उस जैसे लॉयर को जो कि केडी पाठक की तरह काफ़ी फेमस है। नाम बोले तो तेंगजी। इसने आज तक कोई केस नहीं हारा। पर अब मामला गंभीर है। एक विटनेस का स्टेटमेंट तेंगजी के पास मौजूद है। अगर ये एविडेंस चोरी या गुम हो गए तो ये ससुरा केस हार जाएगा। मिस्टर टैंग इन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को अपने सेफ लॉकर में रख देता है, पर जब वो पासवर्ड लगा रहा होता है तो तभी दरवाज़ा बजता है। उसका ध्यान डाइवर्ट होता है, वो उसी तरफ चला जाता है। तभी वहाँ पे रोशनी चमकती है। बिन बुलाया मेहमान उसके घर में आ टपका है। अरे वाह, ये तो एक लड़की है। इसने विलेजर गर्ल का कॉस्ट्यूम पहना हुआ है। यही है हमारी इस ड्रामे की हीरोइन। नाम बोले तो लिनशू। वो सोचने लगती है कि हैं, ये मैं कहाँ पे गिरी? ये जगह इतनी अजीब क्यों है? तेंगजी को भी शक हो गया है कि उसके घर के अंदर कोई मौजूद है। शायद कोई एविडेंस चुराने आया होगा। दूसरी तरफ लिनशू लॉकर के पास खड़ी है। जैसे ही वो पासवर्ड बटन को क्लिक करने की कोशिश करती है तो पीछे से उसके सर के ऊपर डंडा पड़ता है। इसी वजह से उसका सर जाके लॉकर में लगता है और सेफ लॉकर हमेशा के लिए लॉक हो जाता है। तेंगजी कहने लगता है कि ये लड़की जरूर सबूत चुराने आई थी। इसका कॉस्ट्यूम भी चोरों वाला है। बचत हो गई। पर गड़बड़ तो हो गई। एविडेंस तो लॉकर के अंदर पड़ा है। पासवर्ड किसी को भी पता नहीं। अब हम बताते हैं कि आखिर लिनशू यहाँ पे पहुंची कैसे। दरअसल ये लड़की टाइम ट्रेवल करके आई है 1500 साल पहले। हम देखते हैं एक विलेज जिसकी ऑनर लिनशू है। वहाँ पे जिंदगी नॉर्मल चल रही थी। लिनशू के मास्टर यानी कि ओल्ड चीफ पहले इस विलेज का ऑनर हुआ करता था। उसने लिनशू को अच्छे से ट्रेन भी किया है। पर सेकंड मास्टर जो कि बुरा इंसान है, वो लिनशू की शादी जबरदस्ती दूसरे कॉटेज में कराना चाहता है। पर लिनशू ऐसा हरगिज नहीं चाहती। सेकंड मास्टर विलेज में धावा बोल देता है, सबको मारने लगता है। इससे पहले कि वो लिनशू तक पहुंचता तभी लिनशू के हाथ एक मिस्टीरियस बॉक्स लगता है, जिसे ऊपर करते ही वो वहां से गायब हो गई और प्रेजेंट टाइम में आ पहुंची। पर यहाँ पे तो लिनशू अब तक हॉस्पिटल में बेहोश पड़ी हुई है। जब उसकी आंख खुलती है तो तेंगजी उससे पूछता है कि ओए लड़की, पासवर्ड बता। लिनशू उसे अपनी दास्तान बताने लगती है, पर तेंगजी उससे कहता है कि ओ चोरनी, मेरे पास तेरी फालतू बातें सुनने का टाइम नहीं है। जल्दी से पासवर्ड बता, नहीं तो जेल जाने के लिए तैयार हो जा। वो कहती है कि तेरी बातें मुझे समझ नहीं आ रही, फिर से बोल। ये बात सुन के तेंगजी गुस्सा होता है। तभी लिनशू की नज़र उसके कपड़ों पे पड़ती है जो कि चेंज होते हैं। बस फिर क्या, वो कहने लगती है कि बेशर्मो, किसने मेरे कपड़े चेंज किए? तुम सब बुरे इंसान हो, मैं तुमसे फाइट करूंगी। फिर क्या, लिनशू उन्हें अपना जलवा दिखाने लगती है। सब के सब डर जाते हैं। इस लड़की से फाइट करना अपनी मौत को दावत देने के बराबर है। तेंगजी भाग जाता है। डॉक्टर साहब आके मामले को ठंडा करते हैं। वो लिनशू को उसके अंदाज में समझाते हैं। वो समझ जाती है। बाद में डॉक्टर तेंगजी को बताता है कि इस बेचारी की याददाश्त जा चुकी है। बोले तो ये लड़की शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस पेशेंट बन गई है। वो पूछता है कि तो फिर हम क्या करें? वो कहता है कि इसे वहीं ले जाओ जहाँ पे इसे चोट लगी थी। क्या पता इसकी याददाश्त वापस आ जाए। तेंगजी तो बुरी तरह फंस गया। अब ये इस लड़की को जाने भी नहीं देगा, क्योंकि उसका सेफ लॉकर अब यही लड़की ओपन कर सकती है, ऐसा उसे लगता है। फिर क्या, वो लिनशू को पकड़ के अपने साथ ले जाता है। आसपास का फ्यूचरिस्टिक माहौल देख के लिनशू तो बड़ी हैरान होती है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, गाड़ियाँ, इससे पहले कहाँ देखे थे? हाँ, देखे थे। उसका मास्टर अपने वक्त का नोस्ट्राडामस था। उसने इसे सब कुछ बताया था कि आगे चल के क्या होने वाला है। लिनशू तेंगजी से कहती है कि वो वाली कार तुम्हारी वाली कार से थोड़ी बड़ी है। इसका मतलब ये हुआ ना कि तुम इतने अमीर नहीं हो। छी, गरीब इंसान। तेंगजी कहने लगता है कि मुझे अपने गुस्से पे कंट्रोल करना होगा, इससे मैं बाद में मजा चखाऊंगा।
लिंशु इससे पहले कभी कार में नहीं बैठी, अब इसे उल्टी तो आएगी ना, फिर क्या वो यही करती है। तेंगजी को अपने गाड़ी की सर्विस करवाना पड़ जाती है। वो लिंशु से कहता है कि बदतमीज लड़की, सीट बेल्ट बांधो और मुंह बंद करके चुपचाप बैठो। वो कहती है कि छूने की हिम्मत मत करना वरना काट डालूंगी, समझे। दोनों घर पहुंचते हैं तभी लिंशु की नजर एक फोटो पे पड़ती है, जिसे देखने के बाद वो कहने लगती है कि ये तो मेरे मास्टर यानी कि ओल्ड चीफ है, तुमने इन्हें कहाँ पे छुपा रखा है, जल्दी से बता। वो कहता है कि ओ पागल लड़की, ये मेरे ग्रैंडपा हैं, ये उनके मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, ना कि कोई सीवी। वो कहती है कि नहीं, झूठ है ये, मुझे उनसे मिलना होगा, जल्दी से बताओ वरना ठीक नहीं होगा। लीशन तेंगजी को साइड में ले जाके कहने लगता है कि इस सिचुएशन में दो ही बातें पॉसिबल हैं, या तो ये लड़की पागल है या हम दोनों, कुछ समझ नहीं आ रहा। तेंगजी लीशन को नए कपड़े देता है, वो पहन के आती है और कहने लगती है कि ये कपड़े तो काफी शॉर्ट हैं, क्या तुम लोग इतने गरीब हो। वो कहता है कि ओ मैडम, तुमने कपड़े सही से नहीं पहने हुए, रुको मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे ही तेंगजी उसे छूने की कोशिश करता है तो लिंशु उसे 2-3 थप्पड़ दे मारती है। मार खाने के बाद तेंगजी उससे कहता है कि तुम मुझे इस लॉकर का पासवर्ड बताओ, मैं तुम्हें ग्रैंडपा के पास ले जाऊंगा। वो कहती है कि कौन सा पासवर्ड, तुम क्या बोल रहे हो। दोनों लड़ने लगते हैं। लीशन बीच में पड़ता है और दोनों को रोकता है। वो तेंगजी से कहने लगता है कि भाई दिमाग से काम ले, याद नहीं डॉक्टर ने क्या कहा था, इस लड़की को खुश रख ताकि इसकी याददाश्त वापस आ सके। अगर तुम्हें केस जीतना है तो यही करना होगा। वो कहता है कि हाँ यार, तू सही बोल रहा है, सॉरी मैं थोड़ा जज्बाती हो गया था। जब तक इसकी याददाश्त वापस नहीं आती तब तक ये मेरे साथ रहेगी। नेक्स्ट सीन में तेंगजी लिंशु से पूछता है कि तुम यहाँ पे कैसे आई। वो बताने लगती है कि सेकंड मास्टर मुझे मारना चाहते थे, मेरे हाथ एक बॉक्स लगा, मैंने उसे खोल दिया और मैं यहाँ पे आ पहुंची। वो कहने लगता है कि ठीक है, सुनो, अगर यहाँ पे सुकून से रहना है तो तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ। वो कहती है कि ओके बॉस, लाओ ये मग मुझे दो, मैं अभी लेके आती हूँ। लिंशु बाथरूम की तरफ चली जाती है। कुछ देर बाद कमोड से गुड़गुड़ की आवाज आने लगती है, जिसे सुनते ही तेंगजी भागते हुए वहां पे पहुंचता है। लिंशु उससे कहती है कि बॉस ये रहा साफ पानी, ये नलका तो वाकई में अमेजिंग है। ये बात सुनते ही तेंगजी को उल्टी आने लगती है। वो लिंशु से मग लेके डस्टबिन में डाल देता है और कहने लगता है कि पागल लड़की, तुमने मेरा लिमिटेड एडिशन वाला मग बर्बाद कर दिया। 16 घंटे लाइन में लग के मैंने इसे बाय किया था और तुमने उसे 16 सेकंड्स में बर्बाद कर दिया। लिंशु कहती है कि सॉरी, मुझे लगा कि तुम लोग यहाँ से पानी पीते होगे, मैं चलती हूँ, तुम खुद जाके पानी पी लेना। तेंगजी सोचता है कि कहाँ फंस गया, ये लड़की तो मुझे पागल कर देगी, अब इसका क्या करूं। खुल जा सिम सिम, बंद हो जा सिम सिम। तेंगजी का घर तो स्मार्ट होम है, इसका पूरा घर गूगल बाबा के वॉइस कमांड से रन होता है। ये हमारे लिए तो नई बात नहीं है, पर लिंशु के लिए ये सब चीजें हैरान कुन है। ये तो ताली बजा के बल्ब ऑन ऑफ करने में लगी हुई है, इसी में ही खुश है। पुराने ज़माने से आई लड़की को हेयर ड्रायर के बारे में कहाँ पता होगा। ये तो इससे ऐसे डर रही है जैसे ये कोई बाल काटने वाली मशीन हो। बहरहाल लिंशु की लाइफ यहाँ पे मस्त गुजर रही है, वो बिल्कुल भी बोर नहीं हो रही। पर तेंगजी की हालत पतली हो गई है। लिंशु की हरकतों ने उसे जहनी मरीज बना दिया है। वो लीशन को फोन करके बताने लगता है कि भाई, अगर ये लड़की कुछ दिन और मेरे साथ रही तो मैं पागल खाने पहुंच जाऊंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग तेंगजी के घर पे एक लड़की नाजिल होती है जिसका नाम ज़ुई है। लिंशु और उसका आमना सामना होता है। ज़ुई सोचने लगती है कि
जरूर ये लड़की तेंगजी को पटाने आई है, पर फिकर नॉट, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। इसे यहाँ से भगा के ही दम लूंगी। जूही के शॉर्ट कपड़े देख के लिंशु उससे पूछती है कि ओ मैडम, कौन से कोटे से आई हो? तुम्हारी लाइफ बड़ी हार्ड होगी ना। वो कहती है कि बदतमीज, तमीज से बात कर, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, मैं तेंगजी की गर्लफ्रेंड हूँ, समझी? वो कहती है कि हैं, उसकी चॉइस इतनी गंदी है जो उसने तुम जैसी बेशर्म लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया। वो कहती है कि अच्छा, मुझे पता है कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो। ये मास्टर चीफ वाला नाटक बंद करो ड्रामेबाज। तुम्हारी नज़र मेरे बॉयफ्रेंड तेंगजी पे है। बस ये बात कहने की देर थी। लिंशु उसे थप्पड़ दे मारती है और कहने लगती है कि अपनी जबान को लगाम दे, मेरे मास्टर के बारे में कुछ गलत मत बोल। जूही चुप नहीं करती, जिसके बाद होता ये है कि दोनों लड़ पड़ते हैं। लिंशु उसे 2-3 थप्पड़ दे मारती है। मार खाने के बाद जूही के होश ठिकाने आ जाते हैं। तेंगजी को देख वो रोने लगती है और उसे बताती है कि हाँ, इस लड़की ने मुझे बुरी तरह से मारा, मैंने इसे कुछ नहीं कहा। वो कहता है कि ओके ओके, अब तुम यहाँ से जाओ, कोई अर्जेंट काम हो तब आना। तेंगजी लिंशु का हाथ पकड़ के उसे ले जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि जोई बहुत गुस्सा होती है और कहने लगती है कि लिंशु की बच्ची, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। उसी रात लिंशु पेप्सी कोला पी के अपना होश खो बैठती है और बाथरूम में बिना इजाजत के घुस जाती है। तेंगजी उससे कहता है कि बेशरम, निकलो यहाँ से। वो कहती है कि मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, मुझे मेरे मास्टर के पास ले चलो। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना। आखिरकार बेजार हो के तेंगजी उससे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें उनके पास ले जाऊंगा, फिलहाल तुम यहाँ से दफा हो जाओ। वो कहती है कि अच्छा किया जो मान गए, नहीं तो आज तेरे साथ बुरा होना था। अपनी बात से मुकरना मत, पता है ना मैं क्या कर सकती हूँ। इसके जाने के बाद तेंगजी सुख का सांस लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग तेंगजी उसे हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ पे ग्रैंडपा एडमिट हैं। पर जब लिंशु उन्हें अनकॉन्शियस देखती है तो वो रोने लगती है और कहती है कि मास्टर जी, आपको क्या हो गया? आपकी ये हालत किसने की? तेंगजी उससे कहता है कि लड़की आहिस्ता रो, ये हॉस्पिटल है। बेवकूफ, हॉस्पिटल में ही तो लोग रोते हैं। बहरहाल तेंगजी लिंशु को बाहर ले जाता है और उसे डांटने लगता है। वहाँ पे मौजूद सभी लोग इनको देख रहे होते हैं। वो कहने लगते हैं कि हाय, कैसा बेरहम इंसान है, लड़की को बिला वजह रुला रहा है, जरूर इस जाहिल ने इसे मारा होगा। हाय बेचारी लड़की, इसकी फूटी किस्मत। लोगों की बातें सुन के लिंशु और भी ज्यादा रोने लगती है। तेंगजी बुरी तरह से फंस चुका है। इससे पहले कि लोग उसे मारते, वो लिंशु का हाथ पकड़ के उसे घर ले जाता है। पर लिंशु तो चुप ही नहीं कर रही, वो मुसलसल रोए जा रही है। वो कहता है कि खुदा के वास्ते चुप करो। वो कहती है कि तो फिर बताओ ना मास्टर जी इस हाल में क्यों हैं? वो कहता है कि उनका एक्सीडेंट हो गया था, 7 साल से वो कोमा में है। तभी लिंशु को याद आता है कि उसके मास्टर भी 7 साल पहले उसे छोड़ के चले गए थे। ओ वकील बाबू, अगर वो तुम्हारे ग्रैंडपा थे तो फिर तुम्हारी आंख से एक भी आंसू क्यों नहीं निकला? जवाब दो। वो कहता है कि ये रोना धोना तुम्हें ही सूट करता है। वो पूछती है कि फिर तुमने उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट क्यों कराया हुआ है? ये नाटक किस लिए? वो कहता है कि मैं बस अपना फर्ज निभा रहा हूँ, वो मुझसे नफरत करते हैं। उसके बाद होता ये है कि चालाक जोई तेंगजी से आके मिलती है। वो लिंशु को सॉरी बोलती है और उससे कहती है कि मैं गलत थी, जो हुआ उसे भुला दो, आज से हम दोनों फ्रेंड्स हैं। वो कहती है कि कोई बात नहीं, जैसे ही मास्टर जी ठीक होंगे मैं उनके साथ वापस चली जाऊंगी, फिर हम कभी नहीं मिलेंगे। वो कहती है कि ये तो अच्छी बात है,
दुआ करती हूँ कि वो जल्दी से ठीक हो जाएं। टैंगजी जोई से कहता है कि अब तुम जाओ, मुझे मीटिंग में जाना है। वो कहती है कि ठीक है, तुम जाके मीटिंग अटेंड करो, जब तक मैं अपनी प्यारी फ्रेंड को बाहर घुमाने ले जाती हूँ। जोई ने लिंशु से रिवेंज लेने की पूरी तैयारी कर ली है। इसके इरादे तो काफ़ी खतरनाक हैं। वो अपनी सहेलियों को भी अपने साथ मिला लेती है और उनसे कहती है कि पता है ना हमें इसके साथ क्या करना है, इसे नहीं छोड़ना। लिंशु इन सब बातों से अनजान है, इसे अंदाज़ा भी नहीं कि इसके साथ क्या होने वाला है। बहरहाल जोई लिंशु को बाजार ले जाती है और उससे कहती है कि हम तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा ड्रेस चूज करते हैं, तुम्हें हमारी चॉइस अच्छी लगेगी। बेचारी लिंशु इनका कहना मानती है। वो बिना सोचे समझे ही अजीब सा ड्रेस पहन लेती है। जोई उससे कहती है कि शर्माओ मत, आजकल यही फैशन चल रहा है, चलो हमारे साथ। फिर होता ये है कि जोई लिंशु को मेल बार के अंदर ले जाती है। लिंशु उससे पूछती है कि ये सब मुझे घूर के क्यों देख रहे हैं। वो कहती है कि बेवकूफ, तुम स्पेशल जो हो, तुम अपने मास्टर जी को ठीक देखना चाहती हो ना। अगर तुम्हें एंशिएंट बुक्स चाहिए तो तुम्हें यहाँ पे 24 घंटे बिताने होंगे, यही रूल है। ज्यादा सोचो मत, चलो मेरे साथ। जोई अपने मकसद में कामयाब हो गई। पी पी के लिंशु अपना होश खो बैठी है। जोई उसे बुरे लोगों के हवाले कर देती है और खुद भाग आती है। बेचारी लिंशु की इज्जत व खतरे में पड़ गई है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टैंगजी परेशान है क्योंकि लिंशु तो घर नहीं लौटी। वो जोई से पूछता है पर ये लड़की उससे झूठ बोलती है। टैंगजी समझ जाता है कि जरूर इसने लिंशु के साथ कुछ बुरा किया है, मुझे उसे बचाना होगा। फिर क्या ये वहां से निकल पड़ता है। लीशन उसे सारी इंफॉर्मेशन देता है। बिलाखिर टैंगजी लिंशु को तलाश करने में कामयाब होता है। शुक्र है कि कुछ नहीं हुआ, ये सही टाइम पे पहुंच गया, उसने लिंशु को बचा लिया। वो उसे घर ले आता है। लीशन टैंगजी को बताता है कि बॉस, मैंने हर जगह चेक करवाया, ना तो इस लड़की के कोई फिंगरप्रिंट्स मिले और ना ही डीएनए। इस लड़की को कोई नहीं जानता, पता नहीं किस दुनिया से आई है। उसके बाद हम देखते हैं कि लिंशु नीम बेहोशी की हालत में टैंगजी से कहने लगती है कि मेरे सेकंड अंकल धोखेबाज निकले, वो मुझे मारना चाहते हैं। मेरे मास्टर जी कोमा में पड़े हैं, कोई पर्सन मेरी हेल्प को तैयार नहीं। अब मेरा क्या होगा। मैं एक हैंडसम लॉयर से मिली, वो मुझे हर वक्त बुली करता है, मेरी किसी बात पे यकीन नहीं करता, वो मुझे पागल समझता है। लिंशु इमोशनल सी हो गई है। इसने अपने दिल की सारी बातें टैंगजी को बता दी। इसके बहते आंसू देख के भी टैंगजी का दिल नहीं पिघला। वो खुद से कहने लगता है कि इस पे यकीन मत करो, ये लड़की मिस्टर चैंग की एजेंट है, मुझे तो सिर्फ पासवर्ड चाहिए और कुछ नहीं। हर रात के बाद सुबह होती है। सो हो गई सुबह। लिंशु नींद से उठती है। टैंगजी ने ब्रेकफास्ट तैयार कर रखा है। वो लिंशु से कहता है कि ये मोबाइल अपने पास रखो, कोई परेशानी हो तो इस बटन को दबा के कॉल कर लेना, समझी। लिंशु उससे कहती है कि कल रात के लिए थैंक्स, अगर तुम ना आते तो पता नहीं क्या होता। एनीवेज, आज से हम दोनों फ्रेंड्स हैं, मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ। टैंगजी उससे कहता है कि सुनो लड़की, प्रोफेशनल डॉक्टर्स ग्रैंडपा का इलाज कर रहे हैं, तुम उन्हें लेकर परेशान मत हो, वो ठीक हो जाएंगे। वो कहती है कि ओके। सुनो टैंगजी, तुमने मेरी बहुत हेल्प की, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। वो कहता है कि बस एक काम कर दो, मेरे लॉकर को खोलो और चलती बनो। लिंशु सोचती है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं, मुझे तो पासवर्ड भी नहीं पता। टैंगजी अपने रूम में चला जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि लिंशु लॉकर को ओपन करने की कोशिश करने लगती है। तभी सायरन बजने लगता है। लिंशु डर सी जाती है। टैंगजी उसके पास पहुंचता है और उसे हग कर लेता है।
वो कहती है कि मैंने कुछ बटन्स दबाए और इसने आवाज करना शुरू कर दिया। मैं तो बस इसको खोलने की कोशिश कर रही थी, मैंने कुछ नहीं किया, अब मैं चलती हूँ। उसी रात तेंगजी सोचने लगता है कि अगर लिंशु को मिस्टर चैंग ने भेजा होता तो वो सेफ ओपन करने की कोशिश कभी ना करती। दूसरी बात, वो मेरे ग्रैंडपा के लिए परेशान है, उन्हें ठीक देखना चाहती है। तीसरी बात, लीशन को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। क्या वो लड़की वाकई में पुराने ज़माने से आई है? ओह, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ये मिस्ट्री कब सॉल्व होगी। तभी लीशन आके उसे बताने लगता है कि बॉस, गड़बड़ हो गई, ये देखो लाइव ब्रॉडकास्ट। हेलो दोस्तों, मैं आप सबकी फेवरेट जोई। तेंगजी मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मुझे उसके ऑन गोइंग केस के बारे में अंदर की न्यूज़ मिली है। लाइव ब्रॉडकास्ट देखने के बाद तेंगजी कहने लगता है कि इसे कैसे पता चला, अब तो हम फंस गए। लीशन उससे कहता है कि कल रात उसने लिंशु को हर्ट करने की कोशिश की और आज आपको, आखिर क्यों, वो चाहती क्या है। लाइव ब्रॉडकास्ट देखने के बाद तेंगजी जोई के घर जा पहुंचता है। शक्ल से दिखाई दे रहा है कि इसका मूड खराब है। जोई उससे कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, उस लिंशु ने जबरदस्ती मुझसे सब कुछ बुलवाया। तुम समझ क्यों नहीं रहे, वो अच्छी लड़की नहीं है, वो तुम्हें बेवकूफ़ बना रही है। वो मिस्टर चैंग की एजेंट है। ये लो मोबाइल, खुद ही देख लो। वीडियो देखने के बाद तेंगजी काफी गुस्सा होता है, पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिंशु की लाइफ तो मस्त चल रही है। ना ये लड़की किसी से डरती है, ना ही इसे किसी बात की टेंशन है। तभी तेंगजी वहीं पे आता है और उससे कहने लगता है कि बहुत हो गया, बताओ तुम्हें किसने भेजा है, तुम आखिर मुझसे चाहती क्या हो, आज तुम्हें सब कुछ बताना ही पड़ेगा। अरे नहीं, गुंडे लोग आ गए। तेंगजी तो बुरी तरह से फंस गया। लाइव ब्रॉडकास्ट देखने के बाद तो इसके दुश्मनों का यहाँ पे आना तो बनता है ना। तेंगजी उनसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम लोग क्या चाहते हो, आओ लड़ो मुझसे। सुपर गर्ल लिंशु तेंगजी को साइड में करके खुद सामने आ जाती है और एक एक करके सबको मजा चखाने लगती है। अरे नहीं, गड़बड़ हो गई। एक गुंडा तेंगजी के गर्दन पे चाकू रखकर लिंशु से कहने लगता है कि सरेंडर करो वरना इसे टपका दूंगा। तेंगजी कहने लगता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, ये कुछ नहीं करेगा। ये सीन देख के लिंशु की यादें ताजा हो गईं। वो कहने लगती है कि मैं जिंजू को तो नहीं बचा पाई थी, पर इसे मरने नहीं दूंगी। फिर होता ये है कि लिंशु तेंगजी को बचाने में कामयाब होती है। सभी गुंडे इनके हाथ लग जाते हैं। अब इनसे पूछताछ तो करनी पड़ेगी। ये काम डरपोक तेंगजी से तो नहीं हो पाएगा, सुपर गर्ल लिंशु को ही कुछ करना होगा। फिर क्या, गुंडे लोगों को मार मार के लिंशु उनसे बहुत कुछ उगलवा लेती है। पता चलने के बाद वो तेंगजी से कहती है कि ओ वकील बाबू, जल्दी से अपना जीमेल चेक कर, इनके पास जो था वो इन्होंने सेंड कर दिया। तेंगजी उससे पूछता है कि लड़की, तुमने उनके साथ क्या किया। वो कहती है कि इस बात को छोड़ो, अगर तुम्हें मारपीट देखने का शौक है तो ऊपर आओ। तेंगजी ऊपर वाले फ्लोर की तरफ जाने लगता है। रुको जरा, सब्र करो। गुंडे लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनने के बाद तेंगजी खौफजदा हो जाता है और वो ऊपर जाने का प्रोग्राम फौरन से कैंसिल कर देता है। उसके बाद हमें पता चलता है कि दरअसल ये सारा प्लान लिंशु ने बनाया था। वो खुद चाहती थी कि तेंगजी के दुश्मन उसके घर आए। हुआ कुछ यूं था कि जब लिंशु ने जोई का लाइव ब्रॉडकास्ट देखा तो उसके दिमाग में आइडिया आया। वो उसके पास जा पहुंची और उससे कहने लगी कि जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा कर। जोई तो इससे डरती है, इसने वही किया जो लिंशु ने इसे करने को कहा। उसके बाद जो हुआ वो हम देख चुके हैं। प्रेजेंट टाइम में तेंगजी लिंशु से कहता है कि सो ये तुम्हारा प्लान था, गुड, तुमने सही किया। मेरे हाथ कुछ सबूत लगे हैं, अब मेरा केस स्ट्रॉन्ग हो गया है। तभी लिंशु को जोई की कॉल आती है जो उससे कहती है कि अब तुम अपना प्रॉमिस पूरा करो, तुमने जैसा कहा मैंने वैसा किया। तेंगजी की जान छोड़ो, उससे दूर चली जाओ। वो कहती है कि
सपने देखना छोड़ दे, मैं कहीं नहीं जाने वाली। हमें और प्रूफ चाहिए, मुझे इसके साथ रहना होगा। मतलब कि लिंशु ने जोये को बेवकूफ बनाया। बहरहाल टेंगजी उसे बताता है कि जोये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। थैंक यू लिंशु, तुमने मेरी बहुत हेल्प की। बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। वो कहती है कि मेरे मास्टर जी कोमा में हैं, मैं बस उन्हें ठीक देखना चाहती हूँ। वो कहता है कि ये काम मेरे बस में नहीं है, ऊपर वाला ही कुछ कर सकता है, मैं बेबस हूँ। ये बोल के वो लिंशु के सर पे हाथ रखता है। ये बात लिंशु को पसंद नहीं आती। टेंगजी अपना हाथ फौरन से हटा लेता है, अगर नहीं हटाता तो मुक्का खाता। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि दरअसल लिंशु के मास्टर जी ने उसे बुरे लोगों से बचने की ट्रेनिंग दे रखी थी। उसके बाद होता ये है कि टेंगजी लिंशु की केयर करने लगता है कि इसके दिल की घंटियां बज उठी हैं। पर लिंशु इसकी नीयत पे शक करने लगती है। वो इसलिए क्योंकि उसके मास्टर ने उसकी तरबियत ही कुछ ऐसी की है। अब बुरे लोग तो हर जगह होते हैं ना, इसमें लिंशु की कोई गलती नहीं। बहरहाल अच्छी बात यह है कि टेंगजी बैड बॉय नहीं है, वो एक सीधा साधा बंदा है जो अपने काम से काम रखता है। लिंशु कब ये बात समझेगी, ये देखना अभी बाकी है। कुछ दिन बाद होता ये है कि टेंगजी लिंशु को अपने होम टाउन ले जाता है ताकि उसे वहाँ पे कोई सुराग मिल सके। अब ये दोनों साथ में घूम फिर रहे हैं तो रोमांटिक माहौल तो बनना चाहिए। यही होता है। टेंगजी सोचने लगता है कि जरूर लिंशु को मुझसे प्यार हो गया है। उसका इमेजिनरी हमशक्ल कहने लगता है कि नहीं, ये तेरी भूल है, वो तुझ जैसे साइको से कभी प्यार नहीं करेगी। फाइनली टेंगजी को पता चल ही गया कि लिंशु वाकई में टाइम ट्रेवल करके आई है। अब इसे कैसे पता चला, मैं आपको बताती हूँ। दरअसल ये बात लिशन को पता चली थी कि लिंशु के मार्शल आर्ट स्किल्स 1500 साल पुराने हैं। ये आर्ट आजकल कम लोगों को आता है। ये बात प्रूव करने के लिए काफ़ी है कि लिंशु यहाँ की नहीं, वहाँ की है। ये शॉकिंग बात जानने के बाद टेंगजी सोचने लगता है कि हाँ, क्या मैं उस एंशिएंट लड़की से प्यार कर बैठा हूँ? मैं तो गया, ये मैंने क्या कर दिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिंशु परेशान दिखाई दे रही है। वो कहने लगती है कि टेंगजी है तो बड़ा हैंडसम, पर उसकी हरकतें कुछ ठीक नहीं हैं। क्या इस दुनिया में सभी हैंडसम लोग बुरे होते हैं? लिंशु को कब एहसास होगा कि टेंगजी बैड बॉय नहीं है? जब भी होगा देखा जाएगा, मैं आपको बता दूंगी। 1500 साल पहले की दुनिया कुछ और थी। उस जमाने के लोग सरेआम इश्क मोहब्बत की बातें नहीं करते थे। शायद यही वजह है कि लिंशु शर्मीली सी है। अब मॉडर्न जमाने का माहौल समझने में इसे थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ना। बहरहाल उसके बाद हम देखते हैं कि जब भी टेंगजी रोमांटिक होने की कोशिश करता है तो लिंशु उसकी नीयत पे शक करने लगती है और उसे खूब मारती भी है। मतलब कि ये लड़की अब भी यही समझती है कि टेंगजी अच्छा इंसान नहीं है। लिंशु की अजीब और गरीब हरकतें देखने के बाद टेंगजी एंग्री मूड में आ जाता है और वो लिंशु से कहने लगता है कि ओ पुराने जमाने की लड़की, ये मॉडर्न एरा है, यहाँ पे हर कोई बुरा नहीं है। तुम्हारे मास्टर जी की हर बात तो सही नहीं हो सकती ना। अगर तुम किसी पे ट्रस्ट ही नहीं करोगी तो इस दुनिया में कैसे सरवाइव कर पाओगी? सुनो लिंशु, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, तुम इसका सही जवाब देना। जब भी तुम मेरे साथ होती हो तो तुम क्या फील करती हो? टेंगजी की बातें सुनने के बाद लिंशु थोड़ी सी कंफ्यूज्ड हो गई है। वो टेंगजी के सवाल का जवाब नहीं दे पाती। ये देख टेंगजी उसके पास आके बैठ जाता है और उससे पूछने लगता है कि तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, बताओ हाँ कि ना। क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स हैं या नहीं? आज तुम बता ही दो। काफी सोचने के बाद लिंशु कहती है कि नहीं। अरे नहीं, ये मैं क्या बोल रही हूँ, जाने दो इस बात को। सुनो टेंगजी,
फिलहाल मैं इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहती। मेरा विलेज खतरे में है, मुझे वापस जाना होगा। जब मेरे मास्टर जी ठीक हो जाएंगे उसके बाद ही मैं इस बारे में सोचूंगी, ओके। ये दर्द भरे अल्फाज सुनने के बाद तेंगजी का दिल टूट सा गया है। वो सैड होता है। इसकी ये हालत देखने के बाद लिंशू उससे कहती है कि तुम दुखी मत हो, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं जल्दी ही तुम्हें बता दूंगी कि मेरे दिल में क्या है। ये बात सुन के तेंगजी खुश होता है। मौके पे चौका, फिर से रोमांटिक सीन शुरू। दिल की धड़कनें तेज। अब ये प्यार नहीं तो और क्या है। लिंशू शर्मा के वहाँ से भाग निकलती है। अब ये लड़की माने या ना माने, सच तो ये है कि इसे तेंगजी से प्यार हो गया है। इसी वजह से तो इसका दिल डिस्टर्ब हो गया है। खुद हुई सो हुई, इसने तेंगजी को भी डिस्टर्ब कर दिया है। रुको जरा सब्र करो। सेकंड में लीड की एंट्री के बाद ये लैला मजनू की लाइफ भी डिस्टर्ब होने वाली है। अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। तेंगजी की तबीयत सही नहीं है। ये बंदा प्यार का बुखार नामी खतरनाक बीमारी का शिकार हो गया है। पहली बार मोहब्बत की है तो थोड़ी बहुत बेचैनी तो होगी ना। बहरहाल वकील बाबू प्यार के मामले में अनएक्सपीरियंस है। इसे किसी की हेल्प चाहिए। वो लीशन को फोन करके उससे पूछने लगता है कि भाई ये तो बता कि लड़की को इम्प्रेस कैसे करते हैं। गलत मत समझना, मेरा एक दोस्त है, वो ये बात जानना चाहता है। पूछ पूछ के उसने मेरा दिमाग खा लिया है। लीशन कहता है कि बॉस बहुत आसान है। लड़की को किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में ले जाओ, खिलाने पिलाने के बाद उसे फ्लावर्स दो और दिल की बात बता दो। बाकी जो होगा देखा जाएगा। काफी सिंपल है ना। और हाँ, अपने दोस्त को बोलो जज्बाती ना हो, धीरज से काम ले, जल्दी ना करे। ये बात सुन के तेंगजी गुस्सा होता है और उससे कहता है कि हाँ समझ गया, सुन ली तेरी बकवास, बाय। तेंगजी सोचने लगता है कि टाइम ही तो नहीं है मेरे पास। लिंशू कभी भी वापस जा सकती है। मुझे जल्द से जल्द उसे अपने दिल की बात बताना होगी। नेक्स्ट इवनिंग हम देखते हैं कि तेंगजी और लिंशू साथ में निकल पड़ते हैं। तेंगजी मौके की तलाश में है। प्लान के मुताबिक वो लिंशू से कहता है कि तुम यहीं पे रुको, मैं अभी गया और अभी आया। तेंगजी के जाने के फौरन बाद एक हैंडसम बॉय लिंशू के पास आता है और कहने लगता है कि हाय चीफ, आप ठीक तो हो ना? अरे नहीं, ये तो सोंगजू है, वही बंदा जो 1500 साल पहले जबरदस्ती लिंशू से शादी करना चाहता था। इसी की वजह से तो लिंशू दरबदर हुई। पहचानने के बाद लिंशू का पारा हाई होता है। वो कहने लगती है कि शैतान के चमचे, आज मैं तुझे मार डालूंगी। आगे सोंगजू, पीछे लिंशू। अरे नहीं, सामने तो तेंगजी खड़ा है। इसके हाथ में तो प्यारे से फूल हैं। ये तो अच्छा हुआ ना, लिंशू उसकी तरफ आ रही है। हीरो बनने का टाइम हुआ जाता है। यही बेहतरीन मौका है। सोंगजू को नीचे गिरा, लड़की को गिरने से बचा और उसे फूल दे के प्रपोज कर। हाय हाय, इसने प्लान तो काफी जबरदस्त बनाया है। लिंशू किसी भी वक्त आके इससे टकरा सकती है। तेंगजी के अंदर शाहरुख खान की रूह घुस चुकी है। इसने अपने हाथ फैला लिए हैं। मैं यहाँ हूँ, यहाँ। रोमांटिक सीन शुरू होने वाला है। जैसा सोचा था वैसा हो गया। लिंशू बिल आखिर इससे टकरा ही गई। ओए होए, इससे ज्यादा रोमांटिक सीन हमें कहाँ देखने को मिलेगा। एक दूजे को जी भर के देखने के बाद तेंगजी लिंशू से कहता है कि प्रिंसेस, मेरा दिल तुम पे आ गया है। आई लव यू। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वहाँ पे मौजूद सभी लोग कहने लगते हैं कि हाँ बोल दे, देर ना कर, इससे शादी कर ले। मजे की बात सोंगजू भी उठ के कहने लगता है कि बहन तू कर ले इससे शादी, मुझे कोई एतराज नहीं। काफी सोचने के बाद लिंशू जवाब देती है कि हाँ मेरे महबूब, मैं तुझसे ही शादी करूंगी। अरे नहीं, ये सारा सीन तो इमेजिनरी था, मतलब कि कुछ हुआ ही नहीं। पर फिकर नॉट, अभी भी मौका है।
लिनशु तेंगजी के करीब आ पहुंची है। वो बस कुछ ही सेकंड्स दूर है। प्लान के मुताबिक तेंगजी सोंगजू को गिराने की कोशिश करता है। इसका प्लान इसके गले पड़ गया। सोंगजू गिरने से बच गया। फिर क्या, मौके का फायदा उठाते हुए सोंगजू तेंगजी को धक्का दे के साइड में करता है और खुद सामने खड़ा हो जाता है। ओहो, सब कुछ उलट हो गया। तेंगजी नीचे जमीन पे गिरा पड़ा है। इसकी जगह सोंगजू ने ले ली। आए हाय, इसकी फूटी किस्मत। बहरहाल लिनशु सोंगजू से कहती है कि छोड़ मुझे, आज तुम मेरे हाथों से मरोगे। फिर होता ये है कि तेंगजी और लिनशु इसे पकड़ के अपने साथ ले जाते हैं। तेंगजी इसे खंबे से बांध देता है। लिनशु से कहती है कि फिलहाल इसे छोड़ो, मुझे इससे कुछ पूछताछ करनी है। लिनशु उससे पूछने लगती है कि बता, तुमने हमारे विलेज पे अटैक क्यों किया? वो कहता है कि ये तुम क्या बोल रही हो? मैंने तो तुम्हें बचाने की कोशिश की थी। मैं तुम्हारे पास ही खड़ा था, क्या तुम्हें याद नहीं? फिर अचानक से रोशनी चमक उठी। तुम्हारे साथ साथ मैं भी टाइम ट्रेवल करके यहाँ आ पहुँचा। वो कहती है कि झूठ बोल रहे हो तुम। सच तो ये है कि तुम सेकंड मास्टर से मिले हुए थे। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूँगी। वो कहता है कि अरे मेरी बात तो सुनो, मैंने ये इस वजह से किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर हम तो एक दूसरे के दुश्मन थे। मेरी शादी तुमसे कभी नहीं हो पाती। एक दिन मेरी मॉम ने मुझसे कहा कि तुम यानू विलेज पे अटैक करो, तभी मैं तुम्हें लिनशु से शादी करने की इजाज़त दूंगी। मेरा प्लान ये था कि तुमसे शादी करने के बाद मैं सारे पावर्स तुम्हारे हवाले कर देता, तुम ही वहाँ की चीफ होती। पर अफसोस ऐसा ना हो पाया और हम दोनों यहाँ पहुँच गए। ये बातें सुनने के बाद तेंगजी उससे कहने लगता है कि ओ फ्रॉडी, चल पीछे हट, बहुत सुन ली तेरी बकवास। तुमने बहुत से जुर्म किए हैं, अब तुम्हारी बची कुची जिंदगी जेल में गुजरेगी। मैं तुम्हें मुजरिम साबित करके ही रहूँगा। सुनो लिनशु, इस धोखेबाज की बातों पे यकीन मत करना। सोंगजू तेंगजी से पूछता है कि तुम इसके लगते क्या हो जो इतना बक बक कर रहे हो? वो कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। वो कहता है कि ऐसे कैसे? इस लड़की पे पहला हक मेरा बनता है। तुम्हारे पैदा होने से 1500 साल पहले से मैं इसे जानता हूँ। ये मेरी वाइफ बनेगी। मैं इसी से ही शादी करने वाला हूँ। तेरा कोई चांस ही नहीं बनता। चल भाग यहाँ से। माहौल खराब हो गया। दोनों छोकरे आपस में लड़ पड़े। फिर होता ये है कि तेंगजी सोंगजू को अपने घर से बाहर निकाल फेंकता है। सोंगजू चुप नहीं करता। वो लिनशु को अपना फोन नंबर बताने लगता है, पर चालाक तेंगजी ऊंची आवाज में गुनगुनाने लगता है ताकि लिनशु इसकी बात को ना समझ पाए। तेंगजी हमेशा से ये समझता आया है कि उसके ग्रैंडपा उससे नफरत करते हैं, पर ये सच नहीं है। घर में एक ओल्ड स्टोरेज बॉक्स पड़ा हुआ है, पर इसमें तो ताला लगा हुआ है। लिनशु हथौड़े का वार करके फटाफट से ताला तोड़ देती है। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ओल्ड बॉक्स में रखे फोटोज और दूसरी चीजें देखने के बाद तेंगजी को ये बात पता चलती है कि उसके ग्रैंडपा उससे बहुत प्यार करते थे, ना कि नफरत करते थे। दरअसल बात ये है कि ग्रैंडपा तेंगजी पे सख्ती इस वजह से करते थे ताकि वो फजूल चीज़ों में टाइम वेस्ट ना करे, बल्कि पढ़ लिख के बड़ा आदमी बने। ज़्यादा प्यार ही तो इंसान को बिगाड़ देता है। उसके ग्रैंडपा ने जो किया सही किया। अब जाके तेंगजी को ये बात समझ आई। ये राज जानने के बाद तेंगजी इमोशनल सा हो गया है। लिनशु उससे कहती है कि तुम परेशान मत हो, ग्रैंडपा ठीक हो जाएंगे। वो कहता है कि आज तक किसी ने मुझे इस तरह से हग नहीं किया। वो कहती है कि तुम्हें बचपन से लेकर आज तक किसी का प्यार नसीब ही नहीं हुआ। दुखी मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लिनशु तेंगजी से पूछती है कि ग्रैंडपा अपने बुक्स, फाइल्स और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ें कहाँ पे स्टोर करते थे? तेंगजी कहता है कि लैपटॉप में। इन दोनों को वो लैपटॉप तो मिल गया, पर इशू ये है कि वो ओपन ही नहीं हो रहा। अब इसकी हार्ड ड्राइव को चेक करना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ पता चल पाएगा। लिनशु उससे पूछती है कि मेरे मास्टर जी ने कभी मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया। वो कहता है कि
वही तो, मेरे ग्रैंडपा ने भी मुझे कुछ नहीं बताया। वो कहती है कि कहीं हम दोनों भाई बहन तो नहीं, क्योंकि मास्टर जी और ग्रैंडपा एक ही इंसान है। मुझे तो यही लगता है। वो कहता है कि क्या बक रही हो, मुझे कोई सिस्टर नहीं चाहिए, ये मजाक फिर से मत करना। तभी तैंगजी को जोये के डैड की कॉल आती है, जो इसे डिनर के लिए इनवाइट करते हैं, पर तैंगजी उनसे कहता है कि फिलहाल मैं अपने होम टाउन में हूँ, डिनर के लिए नहीं आ सकता। फोन कट करने के बाद लिनशू उससे कहती है कि तुमने ऐसा क्यों बोला, तुम्हें वहाँ पे जाना चाहिए। फिर होता ये है कि रात को ये दोनों रेस्टोरेंट जा पहुँचते हैं। लिनशू को देखते ही जोये का मूड खराब हो जाता है। ये नहीं चाहती थी कि लिनशू तैंगजी के साथ आए। बहरहाल तैंगजी ने अपनी कार गलत जगह पे पार्क कर दी है। अब उसे कार को वहाँ से मूव करना पड़ेगा। पर जाने से पहले वो लिनशू के कान में ये बोल के जाता है कि प्लीज इनसे फाइट मत करना। वो सोचती है कि हैं, मैं भला इनसे क्यों लड़ूंगी। टैंगजी के जाने के बाद जोये को मौका मिलता है, वो लिनशू को टीज करने लगती है। यही नहीं, ये लड़की तो अपनी हद क्रॉस करके लिनशू पे पर्सनल अटैक करने लगती है। लिनशू खामोश रह के सब कुछ बर्दाश्त करती है, वो कुछ नहीं कहती। जोये का प्लान फ्लॉप हुआ। टैंगजी ने सब कुछ देख लिया। वो लिनशू से कहता है कि चलो यहाँ से चलते हैं। तभी जोये का डैड तैंगजी का हाथ पकड़ के उससे कहने लगता है कि बेटा, तुम्हारे फादर और मैं बेस्ट फ्रेंड्स थे। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। ये बात सुनने के बाद लिनशू तैंगजी से पूछने लगती है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारा इसके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं। टैंगजी कहता है कि मैं और ये सिर्फ फ्रेंड्स हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। 3 साल पहले ये लड़की मेरे पास आई और कहने लगी कि प्लीज़ तुम मेरे फेक बॉयफ्रेंड बनो, नहीं तो मेरे डैड मेरी शादी किसी और से कर देंगे। तब मैंने इसे हाँ कहा, इसकी हेल्प की, लेकिन बाद में इसने ये कहना शुरू कर दिया कि मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। ये बात बिल्कुल गलत है, ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। मुझे जो बताना था मैंने बता दिया, अब हम चलते हैं। अरे नहीं, लिनशू तो तैंगजी से बात भी नहीं कर रही, इसका मूड तो खराब है। टैंगजी उससे कहता है कि मैंने सब कुछ तो बता दिया, फिर तुम क्यों नाराज हो। ओ अच्छा, अब मैं समझा, तुम ज़रूर जेलस फील कर रही होगी। इसका मतलब कहीं ये तो नहीं कि तुम मुझे लाइक करने लगी हो। बताओ हाँ कि ना। लिनशू उसे मुक्का दे मारती है और वहाँ से चली आती है। चलते फिरते रास्ते में सोंगजू आके उससे मिलता है और कहने लगता है कि प्लीज़ चीफ, तुम मुझे अपना नंबर दो ना। लिनशू उसे नंबर देती है। सोंगजू कहने लगता है कि भले ये दुनिया हमारी दुनिया से बेहतर है, पर सच तो ये है कि हम यहाँ की नहीं हैं, हमें वापस जाना होगा। वो कहती है कि मास्टर जी अभी भी कोमा में हैं, जब वो ठीक होंगे तभी मैं इस बारे में सोचूंगी। सोंगजू कहता है कि तुम तैंगजी से प्यार करके बहुत बड़ी गलती कर रही हो। जब तुम अपनी दुनिया में वापस चली जाओगी तब तुम बहुत हर्ट होगी, तुम्हें हर वक्त उसकी याद आएगी, तुम उसके बगैर कैसे जी पाओगी। लिनशू सोचती है कि ये बंदा तो सही बोल रहा है। वो सोंगजू को बताने लगती है कि मैं तैंगजी से प्यार नहीं करती, सही वक्त आने पे मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अरे नहीं, ये सारी बातें तो तैंगजी ने सुन ली। वो दुखी होके वापस चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग होता ये है कि लिनशू अपना बोरिया बिस्तर पैक करके कहीं जा रही है। तैंगजी उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। तभी वहाँ पे सोंगजू आता है। तैंगजी उसे कहता है कि यहाँ पे भी आ गए, तुम्हारा मसला क्या है। वो कहता है कि मैं लिनशू को लेने आया हूँ, ये मेरे साथ चलेगी। वो कहता है कि नहीं, ये मेरे साथ जाएगी। लिनशू तैंगजी से कहती है कि अगर मैं इसके साथ गई तो तुम क्या कर लोगे। तैंगजी कहता है कि तुम यहाँ मेरे साथ आई थी तो इसके साथ कैसे जा सकती हो, ये तो गलत है। सोंगजू लिनशू से कहता है कि इसकी बकवास मत सुनो, चलो चलते हैं। तैंगजी लिनशू को रोकता है, उसे जाने नहीं दे रहा। सोंगजू कहने लगता है कि
तुमने सुना नहीं इसने क्या कहा? ये दोनों तो लड़ पड़े, माहौल टेंस हो गया, खींचा खींची चल रही है। बेचारी लिंशू तो सैंडविच बन गई। आखिरकार बेजार हो के वो कहने लगती है कि भाड़ में जाओ तुम दोनों, मैं अकेली जा रही हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि लिंशू हॉस्पिटल जा पहुंची है। मास्टर जी की हालत देख वो इमोशनल होती है। तभी वहाँ पे टैंगजी आता है जो उसे दिलासा देने लगता है। लिंशू उसे कहती है कि मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, चलो बाहर चलते हैं। टैंगजी, तुमने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था ना, मैं अभी तुम्हें उसका जवाब देने लगी हूँ। एक्चुअली बात यह है कि मैं सिर्फ तुम्हें अपना फ्रेंड समझती हूँ। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। मैंने कभी तुमसे प्यार नहीं किया। टैंगजी कहता है कि तो ये सब तुम सोंगजू की वजह से कर रही हो ना? उस रात मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। लिंशू कहती है कि अब जब तुमने सब कुछ सुन लिया तो एक बात और भी सुन लो। मैं कभी तुमसे प्यार नहीं करूँगी। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तुम मुझे भूल जाओ। ग्रैंडपा का ख्याल रखना, खुश रहना, बाय। अरे नहीं, इन दोनों की लव स्टोरी को तो ब्रेक लग गया। लिंशू ने टैंगजी को रिजेक्ट करके उसका दिल तोड़ दिया है। लगता है कि लंबी जुदाई का खतरनाक सीजन शुरू होने वाला है। ड्रामे की कहानी में ट्विस्ट आ चुका है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। रात को जब लिंशू किचन में होती है तो तभी टैंगजी उसके पास आता है। कुछ देर तक ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं। फिर टैंगजी लिंशू से पूछता है कि क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए? वो कहती है कि चल हट, मेरे हाथ पाँव हैं, मैं खुद ही उठा लूँगी। कैबिनेट के ऊपर से हैंड नाइफ उठाने के बाद वो टैंगजी से कहने लगती है कि देख देख, मैंने इसे आसानी से उठा लिया, बड़ा आया हेल्प करने वाला। टैंगजी अपना सारा गुस्सा स्टूल पे निकालता है। फिर वो अपने लिए कॉफ़ी बनाने लगता है ताकि उसका दिमाग सेट हो। तभी वहाँ पे लिंशू आती है और उसे धक्का दे के साइड में करती है और कहने लगती है कि तुम अभी तक सोए नहीं? मुझे तो नींद नहीं आ रही, मेरा पेट गुड़गुड़ कर रहा था। कुछ तो खाना पड़ेगा, तभी चैन से सो पाऊंगी। वो कहता है कि बताओ तुम क्या खाना चाहती हो, मैं बना देता हूँ। वो कहती है कि नहीं, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, मैं खुद ही बना लूंगी। दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। नौबत हाथापाई तक जा पहुंची। इसी वजह से ये दोनों अपना बैलेंस खो बैठते हैं और नीचे गिर पड़ते हैं। ओए होए, रोमांटिक सीन चालू, फिर से देखा देखी शुरू। टैंगजी लिंशू से पूछता है कि तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? वो कहती है कि नहीं, तुम अपना बताओ। वो कहता है कि मैं भी बच गया। लिंशू कहती है कि कल मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ये खतरनाक बात सुनते ही टैंगजी फौरन से उठ पड़ता है और पूछने लगता है कि तुम कहाँ पे जाके रहोगी? तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत है, तुम यहीं पे रहो। वो कहती है कि नहीं, मैं डिसाइड कर चुकी हूँ, मैं अब नहीं रुकूंगी। टैंगजी लिंशू का हाथ पकड़ लेता है। ये नहीं चाहता कि लिंशू यहाँ से जाए। वो उससे कहती है कि छोड़ मुझे, नहीं तो बुरा होगा, रुक जरा, तुझे मजा चखाती हूँ। लिंशू सोचने लगती है कि मैं इसे नहीं मार सकती, ये लड़का तो मासूम है, ये फाइट बैक भी नहीं कर सकता। मेरे जाने के बाद इसका क्या होगा? वो टैंगजी से कहती है कि तुम्हें भी मार्शल आर्ट सीखना चाहिए, तुम्हारे बहुत से दुश्मन हैं, तुम्हें खुद को प्रोटेक्ट करना होगा। फिकर नॉट, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें अच्छे से ट्रेन कर दूंगी। टैंगजी सोचता है कि अरे नहीं, मैं तो गया काम से, अब मेरा बचना मुश्किल है। नेक्स्ट मॉर्निंग लीशन आता है टैंगजी के घर, पर ये बंदा घर में दाखिल नहीं होता। होगा भी कैसे? टैंगजी मार जो खा रहा है, उसकी हालत पतली है। घर के अंदर का माहौल तो काफी टेंस है। लिंशू टैंगजी की खूब पिटाई कर रही है। टैंगजी उससे कहता है कि सिखाने के बहाने तुम मुझे ऊपर पहुंचाना चाहती हो ना? तुमने मुझे मार मार के बैगन का भरता बना दिया, अब बस भी कर दो प्लीज।
वो कहती है कि क्या आप बच्चों की तरह जिद कर रहे हो? उठो, मर्द बनो, लड़ो मुझसे। अभी तो शुरुआत है, तुम अभी लेवल 1 तक भी नहीं पहुंचे। टाइम वेस्ट मत करो, चल उठ, लड़ मुझसे, फाइट बैक करना सीख। तभी नीचे से लीशन की आवाज आने लगती है जो कहने लगता है कि भाई मैं तो ऊपर नहीं आने वाला, अगर आया तो मार खाऊंगा। तुम लोग कबड्डी कबड्डी खेलते रहो, जब फ्री हो जाओ तो नीचे आके हार्ड ड्राइव उठा लेना। टैंगजी को अच्छा बहाना मिल गया। वो लिंचू से कहने लगता है कि कुछ देर के लिए ब्रेक लेते हैं, चलो चल के देखते हैं कि हार्ड ड्राइव में क्या है। लिंचू कहने लगती है कि ये तुमने सही नहीं किया, जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी तब मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र होगी। तुम्हें मार्शल आर्ट सीखना चाहिए ताकि मैं टेंशन फ्री हो जाऊं। टैंगजी ये बात सुन लेता है, वो कुछ नहीं कहता। वो अपने रूम में चला जाता है और लैपटॉप ओपन करके उसमें हार्ड ड्राइव कनेक्ट करता है। लिंचू उससे पूछने लगती है कि क्या तुम्हें कोई क्लू मिला? वो कहता है कि नहीं, फिलहाल तो कुछ नहीं मिला, बहुत से फाइल्स हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। कुछ देर बाद वो कहने लगता है कि मिल गया। अब इसे क्या मिला है ये बात हम आपको आगे चल के बताएंगे। उसके बाद होता ये है कि सोंगजू लिंचू से मिलने आता है। वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो? वो कहता है कि मैं तुम्हें लेने आया हूँ, तुम मेरे साथ चलो। तभी वहाँ पे टैंगजी आता है और कहने लगता है कि तुम्हारा सामान अंदर पड़ा है ना, मैं जाके वो ले आता हूँ। हैं? ये क्या? टैंगजी लिंचू को इतनी आसानी से जाने दे रहा है, उसे नहीं रोक रहा। आखिर क्यों? जरूर इसके पीछे कोई वजह होगी। लिंचू कहती है कि रुको, मत जाओ, मैं यहाँ से नहीं जा रही, शायद कल चली जाऊं। ये बात सुनते ही सोंगजू लिंचू से पूछने लगता है कि तुम अभी भी इसके साथ रहना चाहती हो? वो कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस किसी बात का वेट कर रही हूँ, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ये बात सुनते ही टैंगजी का मूड खराब होता है। वो घर के अंदर चला जाता है। कुछ देर बाद वो वापस आके कहने लगता है कि ये रहा तुम्हारा सामान, तुम यहाँ से चली जाओ। ये बात बोलने के बाद टैंगजी घर के अंदर जाने लगता है। लिंचू उसे रोकने की कोशिश तो करती है पर टैंगजी नहीं रुकता, वो अंदर चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिंचू वहाँ से चली आती है और दोनों जुदा हो गए। ये तो अच्छा नहीं हुआ। टैंगजी ने लिंचू को जाने दिया, उसे नहीं रोका। आखिर क्यों? हम बताते हैं। दरअसल बात ये है कि टैंगजी लिंचू की जान खतरे में नहीं डालना चाहता। जो केस वो सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है वो केस काफ़ी सेंसिटिव है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बस यही वजह है और कुछ नहीं। कौन भला अपने प्यार को खुद से दूर करता है? टैंगजी ने ये कदम मजबूरी में उठाया, वो हरगिज ऐसा नहीं चाहता था। ओहो, ये पुरानी यादें बड़ी तकलीफदेह होती हैं। जो पल इन दोनों ने साथ में बिताए उन्हें भुला पाना इतना भी आसान नहीं है, थोड़ा टाइम तो लगेगा। उसी दिन टैंगजी को उसके असिस्टेंट की कॉल आती है जो उससे पूछता है कि बॉस, आप ठीक तो हो ना? मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? वो कहता है कि हाँ, अभी तक तो जिंदा हूँ, बताओ क्या बात है। लीशन उसे कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने लगता है पर टैंगजी उस पर गुस्सा होके कहने लगता है कि तुम बात को समझ क्यों नहीं रहे? सब कुछ हमारे सामने है। 7 साल पहले जब मेरे ग्रैंडपा के हाथ ये प्रूफ्स लगे तो उनका एक्सीडेंट हो गया। मेरे फादर भी एक्सीडेंट में मरे थे। ये इत्तेफाक नहीं, ज़रूर इसके पीछे कोई वजह है, हमें पता लगाना होगा। ओह, अब जाके समझ आया कि क्यों टैंगजी ने लिंचू को खुद से दूर कर दिया है। खैर, आगे देखते हैं। अरे वाह, लिंचू तो लौट आई। वो टैंगजी से कहने लगती है कि मैं यहाँ पे कुछ छोड़ गई थी, अंदर जाके वो ले आती हूँ। काफ़ी देर वहाँ पे रहने के बाद वो टैंगजी से कहती है कि अब मैं चलती हूँ, बाय। 2 दिन बाद लिंचू फिर से टैंगजी के घर लौट आती है और कहने लगती है कि
मुझे याद आ गया कि मेरी चीज कहाँ पे रखी है, मैं जाके देख आती हूँ। लिनशु सीधा किचन में जाती है। वो नूडल्स बना के तेंगजी को आके देती है और कहने लगती है कि तुम ये खा लो। वो कहता है कि मुझे भूख नहीं है। वो कहती है कि ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं वापस जा रही हूँ। ये बात बोल के जब वो जाने लगती है तो तभी तेंगजी उसे रोकता है और कहने लगता है कि लिनशु, तुम आखिर चाहती क्या हो? हर रोज कोई ना कोई बहाना बना के आ जाती हो। तुम तो मुझे लाइक नहीं करती, फिर क्यों तुम मेरे इमोशंस के साथ खेल रही हो? बताओ क्यों? ये बात सुन के लिनशु दुखी होती है और कहने लगती है कि मैं आज के बाद कभी नहीं आऊंगी, बाय। अगली सुबह सोंगजू लिनशु को एक जगह ले जाता है और उसे बताने लगता है कि मैंने मैजिक बॉक्स का पता लगा लिया है। ये लोग उसे नीलाम करने जा रहे हैं। अगर हम वापस जाना चाहते हैं तो हमें हर हाल में उस बॉक्स को बाय करना होगा। लो जी, आ गया लप्पू चैन, नीलामी शुरू हो गई। लेडीज एंड जेंटलमैन, पेश खिदमत है आपके सामने बेहद अनमोल चीज जो कि 1500 साल पुरानी है। जिसको भी चाहिए बोली लगाओ और ले जाओ। वहाँ पे मौजूद लोग कहने लगते हैं कि छी, ये बेकार की चीज है, कोई जाहिल ही इसे बाय करेगा। ये बातें सुनने के बाद सोंगजू कहने लगता है कि अब हम इसे आसानी से बाय कर पाएंगे। अरे नहीं, बोली तो 2 लाख यौन से शुरू हुई है। कुछ अमीर लोग इस बॉक्स में बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं। वो हर सूरत इसे बाय करना चाहते हैं। बोली 5 लाख तक जा पहुंची है। सोंगजू खामोश हो गया है। इसकी पहुंच यहीं तक थी। 5 लाख से ऊपर पैसे इसके पास नहीं है। लिनशु परेशान सी हो गई है। बस 3 गिनने की देर है और फिर ये बॉक्स किसी और का हो जाएगा। अरे बाबा रुको, जरा सब्र करो। गुड न्यूज़ ये है कि तेंगजी यहाँ पे आ पहुँचा है। वो इस बॉक्स को किसी भी कीमत पे बाय करने को तैयार है। जब बात 1 मिलियन तक जा पहुँचती है तो लिनशु तेंगजी से कहने लगती है कि बस कर दो, हमें ये बॉक्स नहीं चाहिए। खामखा अपने पैसे जाया मत करो। वो पूछता है कि बस ये बताओ, क्या तुम अपनी दुनिया में वापस जाना चाहती हो या नहीं? वो कहती है कि हाँ, मैं वापस जाना चाहती हूँ। वो कहता है कि ठीक है, मैं फिर इसे बाय करके रहूँगा। यही होता है। लिनशु हैरान हो के तेंगजी को देखने लगती है। तेंगजी की नज़र भी उससे नहीं हट रही। लगता है कि ये दोनों लंबे अरसे के लिए बिछड़ने वाले हैं। आगे आगे देखिए होता क्या है। रात को जब तेंगजी घर वापस जा रहा होता है तो तभी जोये उसके सामने आ जाती है और उसके कार में आके बैठ जाती है। ये लड़की तो बड़ी बेशर्म निकली, कुछ भी करने को तैयार है। तेंगजी से जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी लिनशु वहीं पे आती है और वो जोये को कार से बाहर निकाल फेंकती है। जोये गुस्सा होकर कहने लगती है कि तुम हर जगह पे टपक पड़ती हो, तुम तो इससे प्यार नहीं करती, फिर क्यों ये सब कर रही हो? वो कहती है कि तुमने गलत कहा, आज से ये मेरा है। ये बात कहने के बाद वो तेंगजी को अपने साथ ले जाती है। दोनों घर पहुंचते हैं। लिनशु से कहती है कि यहाँ पे बैठ। फिर वो एक लाल कपड़ा या फिर दुपट्टा जो भी उसे शॉपर से निकाल के तेंगजी के सर के ऊपर रख देती है। दोनों नीचे बैठ जाते हैं। लिनशु कहने लगती है कि तुमने मेरे लिए 1 मिलियन रुपए खर्च कर दिए, सो मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले करती हूँ। आज से तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। चल हो गया, घूंघट उठा, मुखड़ा दिखा। तेंगजी हैरान होकर उससे पूछने लगता है कि क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? वो कहती है कि हाँ, सही समझे, अब से तुम मेरे हस्बैंड हो। रुको जरा, सब्र करो, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं। इनकी लव स्टोरी इतनी आसानी से कंप्लीट नहीं होनी। तेंगजी और लिनशु की लव स्टोरी फिर से चल पड़ी। दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। लिनशु तेंगजी से कहती है कि मैंने मास्टर जी के इंस्ट्रक्शंस को नज़रअंदाज करके तुम जैसे बुरे इंसान से शादी कर ली। वो कहता है कि फंस तो मैं गया, अब तो मुझे अपने इशारों पे नचाओगी ना? वो कहती है कि हाँ, पर फिक्र मत करो, मैं तुम्हें ज़्यादा परेशान नहीं करूँगी। पाउच, मेरी कमर में दर्द हो रहा है।
ये बात सुन के तेंगजी हंस पड़ता है और कहने लगता है कि तुम आराम करो, मैं जाके नाश्ता बना देता हूँ। ब्रेकफास्ट तैयार करने के बाद तेंगजी सोचने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। कल रात हो या फिर आज सुबह, उसने ये क्यों नहीं कहा कि वो मुझसे प्यार करती है? आखिर क्यों? कहीं वो मुझे पे बैक तो नहीं कर रही? वकील बाबू को तो वहम हो गया। इसने लड़कियों के बारे में रिसर्च करना शुरू कर दी। वो कहने लगता है कि मुझे असल बात का पता लगाना होगा। क्या वो लड़की सच में मुझसे प्यार करती भी है या नहीं? फिर क्या, वो जाके लिंचू से पूछने लगता है कि बताओ अभी हमारा रिलेशनशिप क्या है? वो कहती है कि तेरा दिमाग तो ठीक है ना, सुबह सवेरे ये सवाल पूछ लिया। वो कहता है कि पहले तो तुमने मुझे आसानी से रिजेक्ट कर दिया था, अब अचानक से तुम्हें क्या हो गया? अभी के अभी बात को क्लियर करो, मैं सच जान के रहूंगा। ओहो, इस वहमी ने तो इंटेरोगेशन शुरू कर दी। वकील लोग होते ही शकी हैं, किसी की बात पे आसानी से बिलीव नहीं करते ना। खैर, तेंगजी लिंचू से पहला क्वेश्चन पूछता है कि बता लड़की, सोंगजू या फिर मैं, कौन बेहतर है? वो कहती है कि ये तो तुमने मुश्किल सवाल पूछ लिया। सोंगजू लड़ने में माहिर है और तुम पढ़ने लिखने में बेस्ट हो। वो कहता है कि अच्छा, ये बताओ कि तुम किसको चूज करोगी? वो कहती है कि रुको, थोड़ा सोचने दो। लिंचू सोच में पड़ गई। तेंगजी की हालत देखने वाली है, ये बंदा तो बिलबिला उठा। लिंचू कहती है कि मैं तुम्हें चूज करूंगी, तुम मेरे टाइप के हो। वो कहता है कि ठीक है, आखिरी सवाल, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? वो कहती है कि यस ऑफ कोर्स, मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ। जब भी तुम्हें देखती हूँ मेरा दिल मचल उठता है, मैं तुमसे एक मिनट भी दूर नहीं रह सकती। वो कहता है कि ओके, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, इसमें सारी कंडीशंस लिखी हैं, अच्छे से पढ़ लो। ये बात सुन के लिंचू गुस्सा होती है और कहने लगती है कि क्या टी 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 लगा रखा है? तुम मुझे फोर्स कर रहे हो वहमी इंसान। ये बात सुन के तेंगजी डर सा जाता है और कहने लगता है कि नहीं जानू, ऐसी बात नहीं है, मैं तो सिर्फ कंफर्म कर रहा था, तुम नाराज मत हो प्लीज। वो कहती है कि बहुत सुन ली तेरी बकवास, उठ यहाँ से, ऑफिस दफा हो जा। बड़ा आया इंटेरोगेशन करने वाला। बस ये कहने की देर थी, तेंगजी दुम दबा के भाग निकलता है। उसी दिन तेंगजी को हॉस्पिटल से ये गुड न्यूज़ मिलती है कि उसके ग्रैंडपा होश में आ चुके हैं। फिर क्या, ये दोनों वहाँ जा पहुँचते हैं। तेंगजी गिल्टी फील कर रहा है। वो ग्रैंडपा से कहता है कि मुझे सब कुछ पता चल गया है, मैं अपने फादर को इंसाफ दिला के रहूँगा। लिंचू भी काफ़ी खुश दिखाई दे रही है, पर वो ग्रैंडपा को ज़्यादा तंग नहीं करती, ना ही उससे कुछ पूछती है। ये लड़की तो बस इन्हें ठीक देखना चाहती थी। इसके बाद होता ये है कि तेंगजी अपने डैड को इंसाफ दिलाता है, सभी क्रिमिनल्स पकड़े जाते हैं। ये डार्क चैप्टर क्लोज होने के बाद तेंगजी लिंचू से कहता है कि अब हम टेंशन फ्री होके जिएंगे। असल टेंशन तो अभी बाकी है। आ गई चुड़ैल, वही तेंगजी की पुरानी प्रेमिका। अरे नहीं, ज़ोई ग्रैंडपा को साथ ले आई। वो लिंचू से कहती है कि यही है ना वो इंसान जिन्हें तुम ठीक देखना चाहती थी। तेंगजी उससे कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, छोड़ो ग्रैंडपा को। लिंचू इसे मजा चखाने का सोचती है, पर चालाक ज़ोई उससे कहती है कि हिलने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो मैं इन्हें पानी में फेंक दूंगी। चल अब घुटनों के बल बैठ और मुझसे माफी मांग। बेचारी लिंचू यही करने लगती है। ज़ोई उससे कहती है कि अब जाके मेरे कलेजे नु ठंड पै गई, इस बार तो तुम मुझसे हार गई ना। तुमने मेरी लाइफ उजाड़ दी, सब कुछ मुझसे छीन लिया, अब मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। ये बात कहने के बाद जब ज़ोई ग्रैंडपा को चाकू मारने की कोशिश करती है तो तभी वहाँ पे सोंगजू आ जाता है। इसने ज़ोई को तो रोक लिया, पर ये खुद इंजर्ड हो गया। अच्छी बात ये है कि चुड़ैलनी अरेस्ट हो गई, ये जेल में जाके चक्की पीसेगी। खैर, उसके बाद जब लिंचू सोंगजू की मरहम पट्टी करने लगती है तो ये देख तेंगजी कहने लगता है कि तुम हॉस्पिटल क्यों नहीं चले जाते, वहाँ पे भी अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं।
वो कहता है कि मैं वहाँ पे क्यों जाऊँ, मुझे लिंचू पे भरोसा है, तुम क्यों जल रहे हो। बस ये कहने की देर थी। तेंगजी सोंगजू का जख्मी हाथ जोर से पकड़ के कहने लगता है कि आओ मैं तुम्हें फटाफट से ठीक कर देता हूँ। दोनों उलझ पड़ते हैं। लिंचू बीच में पड़ के इन दोनों को चुप कराती है। तेंगजी लिंचू के पास जाके बैठ जाता है और कहने लगता है कि देख देख ये मेरी है, तो इसे भूल जा। सोंगजू लिंचू से कहता है कि अच्छा तो तुमने यहाँ पे रहने का मन बना लिया है, ये बदमाश तुम्हें गुमराह कर रहा है, ये तुम्हें जाने नहीं देगा। लिंचू तुम्हारे विलेज के लोग वहाँ पे मर रहे हैं, उनके बारे में कुछ सोचो। इसकी ये बात सुनने के बाद तेंगजी लिंचू से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैंने एक प्रोफेशनल लेडी से बात कर ली है, वो टाइम ट्रेवल के बारे में बहुत कुछ जानती है, हमें उसकी हेल्प लेना होगी। मैंने उसका अपॉइंटमेंट ले लिया है, कल जाके मिलते हैं उससे। लिंचू कहती है कि ठीक है, तो फिर कल जाके उससे मिलते हैं। सुबह हो गई, ये तीनों शाओशू से मिलने आ गए। टाइम ट्रेवल के बारे में लेक्चर बकने के बाद शाओशू इनसे कहने लगती है कि मेरे हिसाब से इस मंथ के आखिर में इनके वापस जाने का अच्छा चांस बन रहा है। अगर हम सही जगह और वक्त का पता लगा पाएं तो ये दोनों इस बॉक्स की हेल्प से आसानी से वापस जा सकते हैं। मुलाकात हुई खत्म, ये तीनों वापस होटल लौट आए। नेक्स्ट मॉर्निंग जब लिंचू नाश्ता करने बैठती है तो सोंगजू उससे कहता है कि तुम ये दूध पियो, ये तुम्हारे सेहत के लिए अच्छा है। तेंगजी कहता है कि नहीं, इसे दूध से एलर्जी है, ये जूस पिएगी, जूस, ऑरेंज जूस, समझे। ये दोनों नहीं सुधरने वाले। बेजार हो के लिंचू कहने लगती है कि चुप करो नाटकखोरों, सारा मूड खराब कर दिया, तुम दोनों ही खा पी लो, मैं तो चली वॉशरूम। इसके जाने के बाद सोंगजू तेंगजी से कहता है कि लिंचू तो हमेशा के लिए यहाँ से जा रही है, अगर उसने वहाँ पे किसी से शादी कर ली तो तुम्हारा क्या होगा, कभी सोचा है इस बारे में। वो कहता है कि मुझे इस बात की टेंशन नहीं है, मैं तो सिर्फ उसे खुश देखना चाहता हूँ। लिंचू वॉशरूम से लौट आती है और तेंगजी से पूछने लगती है कि किसकी खुशी की बात कर रहे हो, बताओ। वो कहता है कि तुम्हारी और किसकी, जब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूँ खुश रहता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि लिंचू ग्रैंडपा से मिलने जाती है और उनसे पूछने लगती है कि क्या आपको कुछ याद आया, आप मुझे पहचान पा रहे हो। वो कहते हैं कि हाँ, तुम तेंगजी की गर्लफ्रेंड हो ना। लिंचू इन्हें याद दिलाने की पूरी कोशिश कर रही है पर कोई फायदा नहीं होता। लगता है कि ये इंसान उसके मास्टर जी नहीं है। लिंचू को भी इस बात का एहसास हो गया है। तभी वहाँ पे तेंगजी आता है और वो लिंचू से कहने लगता है कि शाओशू का फोन आया है, चलो चलते हैं। और लगता है कि इन दोनों के बिछड़ने का वक्त करीब आता जा रहा है। खैर, ये दोनों शाओशू से जाके मिलते हैं। वो लिंचू से कहती है कि मैंने सही वक्त का पता लगा लिया, 3 दिन बाद टाइम ट्रेवल करने का सुनहरी मौका आ रहा है, हमें माउंटेन योशान पे जाना होगा, बाकी की बातें मैं तुम्हें वहाँ पे बताऊंगी। तेंगजी उससे पूछता है कि क्या आप श्योर तो हो ना। वो कहती है कि हाँ, फिकर नॉट, आई एम श्योर। एक बात और, अगर लिंचू ने ये चांस मिस कर दिया तो वापस जाने का अगला चांस 100 साल बाद मिलेगा। तुम दोनों के पास सिर्फ 3 दिन है, जो काम निपटाने हैं निपटा लो ताकि बाद में कोई पछतावा ना हो। बाय, अब मैं चलती हूँ। शाओशू की बातों ने इन दोनों को तो दुखी कर दिया। इमोशनल सीन शुरू। ये दोनों एक दूसरे से गले मिल के अपना अपना दर्द बांटने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ 3 दिन है इनके पास, उसके बाद लंबी जुदाई। लंबी जुदाई। तेंगजी चाहता तो है कि वो लिंचू को जाने ना दे, पर वो ऐसा नहीं कर पा रहा। शायद इनकी किस्मत में बिछड़ना लिखा है। ये दोनों बिछड़ के रहेंगे, पर बिछड़ने से पहले ये दोनों कुछ यादगार पल साथ में बिताना चाहते हैं।
फिर क्या ये दोनों यही करने लगते हैं? टैंगजी लिंचू को सरप्राइज देना चाहता है। एंगेजमेंट रिंग उसकी जेब में पड़ी हुई है। वो बस सही मौके का इंतजार कर रहा है। आ गया मौका, इस मौके को जाने मत दो। जेब से रिंग निकालो और लिंचू को पहनाओ। अरे नहीं, गड़बड़ हो गई। वहाँ पे मौजूद एक कपल आपस में लड़ने लगते हैं। लड़की गुस्सा हो के लड़के पे पानी फेंक देती है। लड़का साइड हो के खुद को बचा लेता है और सारा पानी टैंगजी के ऊपर गिर पड़ता है। फिर क्या वो गुस्सा होने लगता है। लिंचू उसे रोकती है। बॉय टैंगजी को सॉरी बोलता है और कहने लगता है कि बताओ ये शर्ट कितने की है, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, तुम बाय कर लेना। टैंगजी कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, तुम दोनों आपस में मत लड़ो, लड़ने का कोई फायदा नहीं। हंसो, जियो, मुस्कुराओ, जिंदगी को एंजॉय करो। लड़ने में क्या रखा है? हमसे पूछो ना, हम किस हाल में जी रहे हैं। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तुम इस बात को नहीं समझ पाओगे। ये बात सुनते ही बॉय इमोशनल होके कहने लगता है कि सॉरी, हमें माफ कर दो, हमें पता नहीं था कि तुम दोनों सुसाइड करने जा रहे हो। थैंक्स जो तुमने हमारी आंखें खोल दी, हम सुधर गए। चलो डार्लिंग, जिंदगी को एंजॉय करते हैं। ये बात बोल के वो चले जाते हैं। टैंगजी चिल्ला के कहता है कि ओए जाहिल, मेरा मतलब वो नहीं था, पूरी बात तो सुनो। करवा ली ना बेइज्जती। अब आगे बढ़ते हैं। टैंगजी लिंचू से कहता है कि मुझे यकीन है कि हम दोबारा जरूर मिलेंगे। वो कहती है कि हाँ, मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा, मैं मरते दम तक तुम्हारा वेट करूंगी। वाह, क्या किस्मत है इन दोनों की। रेस्टोरेंट के बाहर मैरिज लॉन बना हुआ है। लगता है कि आज किसी की शादी होने जा रही है। ये सब देखने के बाद लिंचू काफी खुश दिखाई दे रही है। ये खुशी चंद पल की थी। लिंचू दुखी होके कहने लगती है कि मैं ये वेडिंग ड्रेस कभी नहीं पहन पाऊंगी, मेरा ये सपना पूरा नहीं हो पाएगा। लिंचू की ये बात टैंगजी ने सुन ली है। वो फौरन से अपने असिस्टेंट को फोन करता है। फिर क्या फटाफट से सारा बंदोबस्त हो जाता है। माहौल तो पहले से रोमांटिक बना पड़ा है। लिंचू तैयार होके आती है। इसने तो वेडिंग ड्रेस पहन भी ली। वाह, कितनी प्यारी लग रही है। टैंगजी, मौका अच्छा है, अभी नहीं तो कभी नहीं। वो लिंचू के पास आता है और पूछने लगता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वो जवाब देती है कि हाँ करूंगी, तुमसे ही शादी करूंगी, बार बार करूंगी। टैंगजी ने इस पल को यादगार बना दिया। इन बेहतरीन पलों को भुला पाना मुश्किल है। बस दुआ है कि इनकी अधूरी लव स्टोरी पूरी हो जाए। लिंचू टैंगजी से कहती है कि स्टार्स कितने ब्यूटीफुल होते हैं ना। लाखों करोड़ों साल बीत गए पर ये चेंज नहीं हुए। हम भले एक दूसरे से जुदा हो रहे हैं पर ये स्टार्स हमें आपस में कनेक्ट रखेंगे। इन्हें देख के हम एक दूसरे को याद किया करेंगे। सुनो टैंगजी, अगर फ्यूचर में तुम्हें कोई अच्छी सी लड़की मिले तो तुम उसे जाने मत देना। उसे ब्यूटीफुल ड्रेसेस लेके देना। तुम दोनों जिंदगी को खूब एंजॉय करना। तुम दोनों जो चाहो कर सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना, तुम किसी और के साथ स्टार्स को मत देखना, क्योंकि इन्हें सिर्फ हम दोनों ही साथ में देख सकते हैं और कोई नहीं। लिंचू इमोशनल सी हो गई है, इसके आंसू बह रहे हैं। टैंगजी फौरन से इसे हग कर लेता है और कहने लगता है कि आज के बाद मैं स्टार्स को नहीं देखूंगा। तुम ही मेरी जिंदगी हो, तुम नहीं तो कुछ भी नहीं। आखिरकार उस दर्दनाक दिन की शुरुआत हो ही गई। इन दोनों के पास सिर्फ चंद घंटे बाकी रह गए। लिंचू यहाँ पे अपनी बेहतरीन यादें छोड़ के जा रही है। वो यादें टैंगजी को सताती रहेंगी। खैर, आगे बढ़ते हैं। लिंचू टैंगजी से कहती है कि मैं थोड़ी सी कंफ्यूज्ड हूँ। सोंगजू और मैंने एक साथ टाइम ट्रेवल किया था, फिर वो क्यों मुझसे 3 साल पहले यहाँ पे पहुँचा? इसका मतलब ये हुआ ना कि हमारा टाइमलाइन अलग अलग था। ये बात मुझे काफ़ी परेशान कर रही है। वो कहता है कि किस्मत ने हम दोनों को मिलाया है।
जो हुआ सही हुआ, तुम ज़्यादा मत सोचो, चलो चलते हैं। ये दोनों माउंटेन यूशान पे जाते हैं। रात हो गई है, जाने का वक्त काफ़ी करीब आ गया। शालू इनसे कहने लगती है कि सिर्फ 3 मिनट्स बचे हैं, जैसे ही मैं सिग्नल दूं तुम इस बॉक्स को ओपन कर देना। यहाँ हम बताते चलें कि मैजिक बॉक्स सोंगजू के पास है। लिनशू तेंगजी को एक बुक देती है जो उसने अपने हाथों से लिखी है। सुनो तेंगजी, इसे संभाल के रखना। मैंने इसमें मार्शल आर्ट की सारी टेक्निक्स काफ़ी अच्छे से लिखी हैं। प्लीज़ तुम हर रोज़ प्रैक्टिस ज़रूर करना। मेरे जाने के बाद तुम्हें कौन प्रोटेक्ट करेगा, ये बात मुझे परेशान कर रही है। तेंगजी, तुम अपना ख्याल रखना। वो कहता है कि अगर तुम ना होती तो मैं कभी भी अपने फादर को इंसाफ नहीं दिला पाता। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मुझे यकीन है कि हम दोबारा ज़रूर मिलेंगे। लिनशू कहने लगती है कि पता नहीं क्यों मुझे अजीब सी फीलिंग्स आ रही हैं, कुछ गलत होने वाला है। शाओलू कहती है कि जल्दी करो, जल्दी, टाइम हो गया, बॉक्स को ओपन करो। लगता है कि लिनशू वापस नहीं जाना चाहती। ये लड़की तेंगजी से जुदा नहीं हो सकती। तेंगजी उससे कहता है कि मेरी फिक्र मत करो, तुम जाओ। अरे नहीं, सोंगजू ने तो बॉक्स को ओपन कर दिया, अब कुछ नहीं हो सकता। लिनशू और तेंगजी आखिरी बार एक दूसरे को देखते हैं। ये सीन तो काफी इमोशनल है। जो होना था हो गया। लिनशू हमेशा के लिए जा चुकी है। अरे नहीं, गड़बड़ हो गई। तेंगजी भी यहाँ से गायब हो गया। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि ये लिनशू के साथ चला गया। खैर, आगे देखते हैं। जब पुराने जमाने में तेंगजी की आंख खुलती है तो वो लिनशू को तलाश करने लगता है। काफी ढूंढने के बाद भी लिनशू उसे नहीं मिलती। वो मोटा भाई से पूछने लगता है कि भाई, आप बता सकते हो कि अभी मैं कहाँ पे हूँ? वो कहता है कि आप इस वक्त शुआन डायनेस्टी में हो। लिनशू को जिस बात का डर था वही हुआ। ये दोनों अलग अलग टाइमलाइन में आ टपके। टाइम ट्रैवल में अक्सर यही होता है। तेंगजी मोटा भाई से पूछता है कि ये यानू विलेज कहाँ पे है? वो कहता है कि यहाँ पे इस नाम की कोई जगह नहीं है। हाँ, पर एक माउंटेन इस नाम से जरूर है। इसकी बातें सुनने के बाद तेंगजी परेशान सा हो गया है। अब एक ही रास्ता बचा है, तेंगजी को वेट करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं। 18 साल बीत जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि तेंगजी यानू विलेज का चीफ बन गया है। सब कुछ तो है इसके पास, पर अफसोस की बात यह है कि तेंगजी अब तक लिनशू को तलाश नहीं कर पाया। तेंगजी सोच रहा है कि लिनशू, तुम कहाँ पे हो? प्लीज मेरे सामने आओ, अब बर्दाश्त नहीं होता, तुम्हारे बगैर जीना मुश्किल है। तभी एक बंदा आके कहने लगता है कि चीफ, माउंटेन के ऊपर खुफिया जगह पे कुछ गैर मामूली सी हरकत हो रही है, आप जल्दी से चलो। तेंगजी इसी दिन का तो वेट कर रहा था। वो फौरन से वहां पे जा पहुंचता है और मैजिक बॉक्स को तलाश करने लगता है। कोई फायदा नहीं होता, बॉक्स इसके हाथ नहीं लगता। अब कुछ नहीं हो सकता, सारी उम्मीदें खत्म हो गई। तभी पीछे से आवाज आती है कि वकील बाबू, मेरे बगैर जीना मुश्किल है ना? अरे वाह, ये हुई ना बात। लिनशू वापस आ गई, इसके हाथ में मैजिक बॉक्स है। बिलाखिर लंबी जुदाई के बाद ये दोनों मिल ही गए। वाह, क्या लव स्टोरी है इनकी, प्यार हो तो ऐसा। तेंगजी और लिनशू की अधूरी कहानी हुई पूरी। आप सबको इस ड्रामे की स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। नेक्स्ट ड्रामा अमेजिंग होगा, उसे देखना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। बाय बाय।